नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे ब्रेक्जिट जनमत संग्रह के 5 वर्ष और यूनाइटेड किंगडम, राजद्रोह, केदारनाथ सिंह वाद और द्रुत शीतन प्रभाव सिद्धांत, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तेलंगाना के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाना, 2+2 डायलॉग और रूस, भारत मालदीव संबंध और सागर पहल, भारत में न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का बढ़ता बोझ तथा आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति के विविध निर्णयों पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। यह केंद्रित है ब्रेक्जिट जनमत संग्रह के 5 वर्ष और यूनाइटेड किंगडम से, क्योंकि ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से बाहर रहना चाहिए या इसमें बने रहना चाहिए, यह तय करने के लिए 23 जून 2016 को जनमत संग्रह हुआ था और इसको अब 5 साल हो गए हैं। इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम जानेंगे, जिसके तहत ब्रेक्जिट क्या होता है और इसका किस प्रकार से प्रभाव देखा जा रहा है, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। जब हम बात करते हैं ब्रेक्जिट की, तो यह 2 अंग्रेजी शब्दों ब्रिटेन प्लस एग्जिट से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है ब्रिटिश निकास। इस रूप में यह यूरोपीय संघ से यूनाइटेड किंगडम की वापसी को दर्शाता है, जो 31 जनवरी 2020 को रात 11 बजे संपन्न हुआ था। ब्रिटेन ऐसा पहला और अब तक का एकमात्र ऐसा देश है जिसने 1 जनवरी 1973 से यूरोपीय संघ का सदस्य राज्य होने के 47 सालों के बाद यूरोपीय संघ को छोड़ दिया है। 1973 के बाद जो इस 47 वर्षों की यात्रा रही है, वह काफी उतार चढ़ाव भरी रही है, जिसके तहत एक तरफ तो यह कहा गया कि किस प्रकार से ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय संघ से लाभ उठाया गया है, वहीं दूसरी ओर कई सारे विश्लेषज्ञों ने इस बात को लेकर संशय भी जाहिर किया है कि किस प्रकार से यूनाइटेड किंगडम द्वारा यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का निर्णय काफी बेहतर नहीं रहा है। यही कारण है कि पूरी कार्य अवधि के दौरान यूनाइटेड किंगडम में यूरोपियन यूनियन को लेकर संशय में रहने वाले समूहों का समय समय पर उद्भव देखा जाता रहा है, जिसे हम यूरोसेप्टिक समूह के रूप में जानते हैं। इस प्रकार के यूरोसेप्टिक समूह के दबाव में ही यूरोपियन यूनियन से अलग होने के प्रश्न पर यूनाइटेड किंगडम में 1975 और उसके बाद 2 बार जनमत संग्रह किए गए हैं, जिसके तहत इस बात पर निर्णय लिया गया कि क्या ब्रिटेन को यूरोपीय संघ का भाग बना रहना चाहिए अथवा नहीं। सबसे पहले प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन की सरकार के काल में 1975 में पहला जनमत संग्रह आयोजित किया गया था, जिसमें मतदाताओं ने लगभग 67% वोट शेयर के साथ यूरोपियन यूनियन के भीतर ही रहने का फैसला किया था। हालांकि इससे यूरोसेप्टिक समूह समाप्त नहीं हुए और 2016 में पुनः डेविड कैमरन की सरकार के द्वारा यूरोपियन यूनियन से अलग होने के प्रश्न पर एक दूसरे जनमत संग्रह को कराया गया, जिसमें मतदाताओं ने 51.9% वोट शेयर के साथ यूरोपीय संघ को छोड़ने का फैसला कर दिया और उसके बाद से ही ब्रेक्जिट की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। 2016 के बाद से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, जिसके चलते डेविड कैमरन को इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह थेरेसा मे द्वारा नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की गई। आने वाले 4 सालों में यूरोपियन संघ के साथ यूके के किस प्रकार के संबंध रहेंगे, इसको लेकर बातचीत जारी रही और यह प्रक्रिया ब्रिटेन के ही भीतर राजनीतिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण और विभाजनकारी दोनों ही साबित हुई है। समय समय पर इसके तहत जो वार्ता की गई, इसके तहत यूके की संसद द्वारा एक सौदे को खारिज किया गया और इस प्रक्रिया में 2017 और 2019 में आम चुनाव भी देखे गए, जिसके चलते थेरेसा मे पुनः प्रधानमंत्री बनी और 2019 में बोरिस जॉनसन नवीन प्रधानमंत्री बने। अंततः 31 जनवरी 2020 को बोरिस जॉनसन की सरकार के द्वारा यूके को यूरोपियन यूनियन से पृथक कर दिया गया और यह प्रक्रिया संक्रमणशील रूप में 31 दिसंबर 2020 तक जारी रही, जिसके तहत अंतिम समय तक व्यापार सौदा वार्ताएं जारी रखी गई। ब्रेक्जिट के चलते यूनाइटेड किंगडम को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है, इसको हम तभी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे जब हम इसके संदर्भ में कुछ मूलभूत शब्दों को समझें। इन शब्दों के तहत हमें ब्रिटिश द्वीपों से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावलियों के बारे में ज्ञान होना चाहिए,
जिसके तहत हमें ये जानना चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम क्या होता है और इससे संबंधित अन्य शब्द क्या हैं। जब हम बात करते हैं ब्रिटिश द्वीपों की, तो इसके तहत हम बात कर रहे होते हैं उत्तर पश्चिमी यूरोप में एक द्वीपीय राष्ट्र की, जिसमें हम विविध प्रकार के द्वीपीय स्थिति को देखते हैं, जिसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड के द्वीपों को शामिल किया जाता है। इसके माध्यम से हम यूनाइटेड किंगडम को भी समझ सकते हैं, जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से मिलकर बना एक देश है। जब हम बात करते हैं ब्रिटेन अथवा ग्रेट ब्रिटेन की, तो यह एक भौगोलिक शब्द है जो ब्रिटेन द्वीप को संदर्भित करता है और यह है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स से बने यूनाइटेड किंगडम के हिस्से के लिए एक राजनीतिक शब्द भी है। दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक शब्द है जो एक स्वतंत्र देश है, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड नामक क्षेत्र शामिल हैं। इसे हम इस मानचित्र से भी समझ सकते हैं, जिसके तहत ब्रिटिश द्वीपों में शामिल किया जाता है इन सभी द्वीपों को, जिसमें आयरलैंड के द्वीप और ब्रिटेन के द्वीप शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर जब बात की जाती है ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन की, तो इसमें मुख्य रूप से ब्रिटिश द्वीपों को शामिल किया जाता है, जिसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स आदि को शामिल किया जाता है। हालांकि जब हम इसे और व्यापक रूप में देखते हैं, तो हम बात कर रहे होते हैं यूनाइटेड किंगडम की, जिसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स के साथ ही उत्तरी आयरलैंड को शामिल किया जाता है। यदि हम बात करें आयरलैंड द्वीप की, तो आयरलैंड द्वीप मुख्य रूप से दो द्वीपों में विभाजित है, जिसमें आयरलैंड गणतंत्र यानी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ ही उत्तरी आयरलैंड को शामिल किया जाता है। इसमें उत्तरी आयरलैंड राजनीतिक रूप से यूनाइटेड किंगडम का भाग है, जबकि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलग देश के रूप में विद्यमान है और ये वर्तमान में यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा है। हमें ये समझना होगा कि जब से यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है, उसके बाद से ही यूनाइटेड किंगडम और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के मध्य जो संबंध हैं वो तनावग्रस्त हो गए हैं, जिसके चलते विविध प्रकार की चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। साथ ही साथ जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य संबंध है, उसमें भी तनाव देखा जा रहा है, जिसके निवारण को किए जाने की आवश्यकता है। इसी के साथ हमें यूरोपीय संघ को भी समझना चाहिए, जो यूनाइटेड किंगडम के हटने के बाद अब 27 सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ बन गया है, जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। इसका कुल क्षेत्र पर लगभग 42,33,255 वर्ग किलोमीटर है और इसकी अनुमानित कुल जनसंख्या लगभग 45 करोड़ है। इसके सभी सदस्य राज्यों में एकल बाजार और लोग, वस्तु, सेवा और पूंजी की मुक्त आवाजाही देखी जाती है। हमें इसके कुछ प्रमुख सदस्य राज्यों के बारे में भी जानना चाहिए, जिसमें ऑस्ट्रिया, इटली, बेल्जियम, लातविया, बुल्गारिया, लिथुआनिया के साथ चेक गणराज्य, जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस, स्पेन, हंगरी, स्वीडन और आयरलैंड आदि महत्वपूर्ण हैं, जिसे आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। ब्रेक्जिट के जनमत संग्रह के 5 वर्ष होने के पश्चात भी यूके में इसको लेकर एकमतता का अभाव है, जिससे समस्याएं काफी बढ़ गई हैं। विशेष रूप से 2016 के बाद से ब्रिटेन की राजनीति में तेजी से बदलाव हुए हैं और ब्रेक्जिट इस रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड किंगडम की सबसे महत्वपूर्ण परिघटना है, जिसके बाद से 2017 और 2019 में 2 आम चुनाव हुए और इसके तहत यूनाइटेड किंगडम में 2 प्रधानमंत्रियों को भी देखा। ब्रेक्जिट के चलते यूनाइटेड किंगडम की राजनीतिक भूगोल भी प्रभावित होती दिखाई दे रही है, जिसके तहत ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के मध्य संबंधों में तनाव बरकरार देखा जा रहा है, जिसके माध्यम से यूनाइटेड किंगडम से होने वाले आयात व निर्यात के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता रहा है। ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के मध्य किस प्रकार के संबंध तनावग्रस्त हुए हैं, इसको हम इस मानचित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन के मध्य होने वाला मत्स्य व्यापार के साथ ही मांस आदि का व्यापार प्रभावित हुआ है, क्योंकि उत्तरी आयरलैंड भौगोलिक राजनीतिक रूप से यूनाइटेड किंगडम का भाग है, किंतु इसकी सीमाएं आयरलैंड से लगती हैं और आयरलैंड दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन का भाग है। इससे कई बार व्यवहारिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं, क्योंकि आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड के मध्य जो सीमाएं हैं वो खुली सीमाएं रही हैं, लेकिन जब से यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है, उसके बाद से ही
आयरलैंड और यूके के मध्य किस प्रकार से संबंधों को निर्धारित किया जाए, यह काफी गंभीर विषय बन गया है। इसके चलते यूनाइटेड किंगडम से जिन वस्तुओं का व्यापार आयरलैंड के साथ देखा जाता है, उसमें विभिन्न स्तरों पर तनाव देखे जाते हैं, जिसको लेकर अभी भी समस्या बरकरार है। इसी प्रकार से यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड क्षेत्र में भी असंतोष देखा गया है, क्योंकि स्कॉटिश लोगों के द्वारा जनमत संग्रह में 62% मतों के माध्यम से यूरोपियन यूनियन में बने रहने की बात की गई थी, किंतु इसको अंतिम रूप से सफलता प्राप्त नहीं हुई, जिससे लगातार वहां तनाव देखा जाता रहता है। यूनाइटेड किंगडम को इसका आर्थिक नुकसान भी हुआ है और आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार 2020 में इसके चलते यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी में लगभग 10% तक गिरावट आ सकती है। इसी प्रकार से 2021 की तिमाही में यूरोपियन यूनियन को निर्यात किए जाने वाले खाद्य और पेय पदार्थों में भी लगभग 50% की गिरावट देखी गई है और ब्रेक्जिट के पश्चात लगभग 500 कंपनियों ने भी अपने को यूरोपियन यूनियन में स्थानांतरित कर दिया है, जिसके चलते यूके के समक्ष चुनौतियां बढ़ गई हैं। इसी प्रकार से यूके से यूरोपियन यूनियन को होने वाली सेवाओं की मात्रा में भी कमी आई है, जो यूके के लिए चिंता का विषय है। यदि हम भारत पर ब्रेक्जिट के प्रभाव के बारे में बात करें तो विशेषज्ञों के अनुसार भारत पर ब्रेक्जिट का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूपों में देखा जा सकता है, जिसमें समग्र रूप में प्रभाव भारत के लिए सकारात्मक हो सकता है। यदि हम नकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करें तो इसके चलते तात्कालिक आधार पर विदेशी फंड का बहिर्प्रवाह और डॉलर की वृद्धि देखी जा सकती है, जो भारतीय आयात को महंगा बना सकती है। इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी वृद्धि हो सकती है, जो वर्तमान में भी देखा जा रहा है। साथ ही साथ पाउंड के गिरते मूल्य से कई मौजूदा अनुबंध घाटे में चल सकते हैं, जो भारत के लिए चुनौतियों को बढ़ा सकता है। हमें यह भी समझना होगा कि इससे विदेशी फंड के बाहर जाने की भी संभावनाएं हैं और जिस प्रकार से कई भारतीय कंपनियां लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, अब उनको यूरोपियन यूनियन से व्यापार किए जाने के संदर्भ में अलग से संबंधों को स्थापित करना होगा, जो आगे और भी चुनौतियां खड़ी कर सकता है। हालांकि इसके कुछ सकारात्मक लाभ भी हैं, क्योंकि कम पाउंड के मूल्य के चलते भारतीय कंपनियां कई हाईटेक संपत्तियों को हासिल करने में सक्षम हो सकती हैं और यह भी कहा जा रहा है कि ब्रेक्जिट के चलते अब भारत और ब्रिटेन के मध्य व्यापारिक समझौता और द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए एक स्वतंत्र माहौल को निर्मित किया जा सकेगा। साथ ही साथ पाउंड स्टर्लिंग के मूल्य में गिरावट से ब्रिटेन से आयात करने वालों को लाभ मिलेगा, जो यूके में काम कर रही भारतीय निर्यात कंपनियों को फायदा पहुंचा सकता है। इसी प्रकार से मुद्रा के मूल्य में गिरावट के चलते आने वाले दिनों में अधिक भारतीय पर्यटक ब्रिटेन का दौरा कर सकते हैं और इसी रूप में ब्रिटेन में जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में भी वृद्धि देखी जा सकती है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अब ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन की तुलना में अन्य देशों से प्रतिभावान श्रमिकों के निरंतर प्रवाह की आवश्यकता होगी, जिससे भारत जैसे देशों को लाभ प्राप्त हो सकता है और इस रूप में ब्रेक्जिट की कई चुनौतियों के बीच भारत लाभान्वित हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए एक आर्टिकल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह केंद्रित है राजद्रोह और केदारनाथ सिंह वाद से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट 15 जुलाई यानी आज एक सेवानिवृत्त सेना जनरल के द्वारा राजद्रोह का समर्थन करने से संबंधित 1962 के केदारनाथ सिंह वाद को चुनौती देने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिसके माध्यम से यह तर्क दिया गया है कि 1962 का केदारनाथ सिंह वाद अब अप्रासंगिक हो गया है और अब इसमें कई प्रकार के नवीन परिवर्तन देखे गए हैं, जो व्यक्ति की वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव को डाल सकता है। उल्लेखनीय है कि 1962 में राजद्रोह से संबंधित केदारनाथ सिंह वाद को दिया गया था और उसके चलते राजद्रोह की संवैधानिकता को मान लिया गया था। हालांकि वर्तमान में याचिका के माध्यम से तर्क दिया गया है कि जिस प्रकार से वर्तमान में नवीन प्रकार के परिवर्तन देखे गए हैं, वह न केवल इस निर्णय के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता पर दुष्प्रभाव डाल सकते हैं और साथ ही साथ यदि हम इस निर्णय को
जारी रखते हैं तो इससे वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पालन किए जाने के संदर्भ में अनेक प्रकार की मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी देखी जा सकती हैं। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इसमें द्रुत शीतन प्रभाव का सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है, जो अमेरिका में 1967 के बाद ही स्थापित किया गया था। भारत में भी 2015 के श्रेया सिंगल बनाम भारत संघवाद में इसको स्थापित किया गया था, जिसके माध्यम से आईटी अधिनियम की धारा 66A को अवैधानिक घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निष्ठा से संबंधित पुट्टास्वामीवाद और अन्य वादों के माध्यम से जिस प्रकार से समलैंगिकता और निजता को बढ़ावा दिया गया है, वह इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से व्यक्ति की स्वतंत्रता और वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में वर्तमान में नवीन परिवर्तन देखे जा रहे हैं और जिस प्रकार से वर्तमान में स्वतंत्रता और समानता के मध्य संबंध देखे जा रहे हैं, वह 1962 के केदारनाथ सिंह वाद को पुनः परिभाषित किए जाने की आवश्यकता पर बल देता है। यदि हम बात करें द्रुत शीतन प्रभाव यानी चिलिंग इफेक्ट के सिद्धांत की, तो यह मुख्य रूप से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसके माध्यम से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन देखा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से जनसंख्या के भीतर इस प्रकार से एक सामान्यीकृत रूप में दंडात्मक कार्रवाइयां की जाती हैं कि जो लोग अपने अधिकारों का वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत प्रयोग करते हैं, उन पर सरकार के द्वारा भांति भांति की जो दंडात्मक कार्रवाइयां की जाती हैं, उसके चलते अन्य लोग अपनी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पालन करने से बचने लगते हैं। इसको हम राजद्रोह और मानहानि के उदाहरणों के माध्यम से जान सकते हैं, जिसके तहत किसी लोकप्रिय व्यक्ति की आलोचना किए जाने के संदर्भ में जब उसके द्वारा मानहानि आदि का दावा कर दिया जाता है, तो इससे दूसरे व्यक्ति उसकी आलोचना करने से डरते हैं और इस रूप में उनकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक प्रकार से चिलिंग इफेक्ट पड़ता है और वह आगे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग किए जाने से डरते हैं। इसे हम राजद्रोह के संदर्भ में भी समझ सकते हैं। जब व्यक्ति द्वारा राज्य की आलोचना की जाती है तो अनेक बार उन पर राजद्रोह के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है, जो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरने वाली प्रक्रिया होती है और कई बार इसमें जो प्रक्रिया पालन की जाती है वह अपने आप में ही इस प्रकार की दंडात्मक होती है कि व्यक्ति के निर्दोष होने के बावजूद वह लंबे समय तक न्यायालय में बना रहता है, जो एक प्रकार से उसकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस प्रकार से इस लंबे चलने वाली प्रक्रिया के चलते अनेक बार लोग सरकारों की आलोचना करने से डरने लगते हैं, जो इस रूप में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चिलिंग इफेक्ट यानी द्रुत शीतन प्रभाव के रूप में देखा जाता है। यदि हम बात करें 1962 के केदारनाथ सिंह वाद की, तो इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजद्रोह से संबंधित कानून की संवैधानिक वैधता को बनाकर रखा गया। हालांकि उसने इसके माध्यम से इसके दुरुपयोग और दायरे को सीमित करने का भी प्रयास किया। इसके तहत इस बात को स्थापित किया गया कि केवल सरकार की आलोचना को ही राजद्रोह नहीं कहा जा सकता जब तक यह प्रत्यक्ष रूप से हिंसा को नहीं उकसाती है। इसके तहत केदारनाथ सिंह वाद में हमें विभिन्न सिद्धांतों को भी जानना चाहिए जो उन स्थितियों को बताते हैं जिसके अंतर्गत राजद्रोह के आरोप को लागू नहीं किया जा सकता है। केदारनाथ सिंह वाद के इन सिद्धांतों में हम इस बात को समझेंगे कि किस प्रकार से राजद्रोह कानून में जो कानून द्वारा स्थापित सरकार की अभिव्यक्ति को स्थापित किया गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बात को स्थापित किया गया कि किस प्रकार से जब हम बात करते हैं कानून द्वारा स्थापित सरकार की, तो इसमें प्रशासन को अलग कर दिया जाना चाहिए, यानी कानून द्वारा स्थापित सरकार को उस समय के प्रशासन को चलाने में लगे व्यक्तियों से अलग कर दिया जाना चाहिए। इसके माध्यम से यह भी स्थापित किया गया कि धारा 124A के अर्थ के भीतर कोई भी कार्य जो कानून द्वारा स्थापित सरकार को उलटने या उसके खिलाफ असंतोष पैदा करने का प्रभाव डालता है, उस प्रकार के दंड को विधान के भीतर ही किया जाना चाहिए और यह प्रक्रिया कानून के अंतर्गत ही होनी चाहिए। साथ ही साथ सरकारी कार्रवाइयों पर जो टिप्पणियां की जाती हैं वह प्रत्येक मामले में दंडात्मक नहीं होती हैं।
हालांकि ऐसी उत्तेजित भावनाओं को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता जो हिंसा के कृत्यों के द्वारा सार्वजनिक अव्यवस्था को पैदा करने की प्रवृत्ति रखती है। यानी ऐसी सरकारी टिप्पणियों के तहत राजद्रोह की कार्यवाही की जा सकती है जो हिंसा को बढ़ावा देती है। केदारनाथ सिंह वाद के माध्यम से राजद्रोह के तहत ऐसी गतिविधियों को भी सीमित किया गया जो संघीय न्यायालयों की टिप्पणियों के दायरे में आती हैं और इसमें हिंसा के लिए उकसाने वाली गतिविधियों के साथ ही सार्वजनिक अव्यवस्था को बढ़ाने वाली और शांति भंग करने की प्रवृत्ति वाली गतिविधियों को भी शामिल किया गया। लेकिन इसमें हिंसा के तत्व को काफी महत्व दिए जाने की आवश्यकता है और मात्र आलोचना ही राजद्रोह का कारण नहीं हो सकती है। जब हम बात करते हैं राजद्रोह से संबंधित आईपीसी की धारा 124A की, तो इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि बोले या लिखे गए शब्दों या संकेतों या दृश्य प्रस्तुति के द्वारा जो कोई भी भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या द्वेष पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास या 3 साल की कैद और जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। राजद्रोह को एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाया गया है जिसके तहत आरोपी को अधिकार के रूप में जमानत नहीं मिल सकती है और इसके तहत आरोपी को न्यायालय में जाना पड़ता है। हालांकि हाल के वर्षों में जिस प्रकार से राजद्रोह का दुरुपयोग हुआ है वह इस पूरे मसले को काफी विवादित बना देता है, जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा की जानी बाकी है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 5 में दिए गए एक आलेख की जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह संबंधित है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तेलंगाना के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाने से। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य कृष्णा नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद देखा जा रहा है और 2014 के अधिनियम के माध्यम से जब से आंध्र प्रदेश का विभाजन कर दिया गया है उसके बाद से ही यह विवाद उभरता नजर आ रहा है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और इसके माध्यम से आंध्र प्रदेश द्वारा तेलंगाना पर आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के प्रावधानों और कृष्णा नदी मैनेजमेंट बोर्ड के निर्देशों का पालन न किए जाने का आरोप लगाया गया है और यह भी कहा गया है कि आंध्र प्रदेश के लोगों को जल की प्राप्ति से विहीन करके उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इस प्रकार से मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और अब यह देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर आगे कार्यवाही किस प्रकार से की जाती है। जब हम बात करते हैं कृष्णा नदी की, तो इसका उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर सतारा के निकट होता है और यह प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह मुख्य रूप से 4 राज्यों में बहती है जिसमें महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश महत्वपूर्ण है और ये आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। इसकी सहायक नदियों में तुंगभद्रा, मालप्रभा, भीमा आदि को शामिल किया जाता है और आप इस मानचित्र में इस नदी को देख सकते हैं जिसके तहत कई महत्वपूर्ण शहरों की भी अवस्थिति है जिसमें महाबलेश्वर के साथ ही अमरावती, श्रीशैलम, विजयवाड़ा, नागार्जुनकोंडा आदि महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक आलेख की जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। यह संदर्भित है 2+2 डायलॉग और रूस से। हाल ही में भारत और रूस के द्वारा संबंधों को बढ़ावा दिए जाने की दिशा में एक नई पहल की गई है और इस साल के अंत से भारत और रूस द्वारा 2+2 आधार पर मंत्री स्तरीय वार्ता को भी किया जाएगा। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में रूस की मदद और समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया गया और इसके माध्यम से संबंधों को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। रूस द्वारा भारत और तालिबान के मध्य होने वाली अंतरक्रिया का भी समर्थन किया गया है और इसके माध्यम से शांति को बढ़ावा दिए जाने पर आशा व्यक्त की गई है। हाल के वर्षों में भारत और रूस ने विविध प्रकार के मंचों से सहयोग को बढ़ावा दिया है जिसमें हम ब्रिक्स का नाम ले सकते हैं, संघाई सहयोग कॉरपोरेशन और G20 भी इसमें महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं 2+2 डायलॉग की, तो यह है उच्चतम स्तरीय मंत्री स्तरीय वार्ता को दिखाता है जिसके माध्यम से संवाद किया जाता है रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के द्वारा या फिर समकक्ष सचिवों के द्वारा। इस प्रकार से एक देश के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर और दूसरे देश के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर आपस में मिलते हैं और 2+2 के आधार पर वार्ता करते हैं, यानी एक तरफ के 2 मंत्री और दूसरी तरफ के 2 मंत्री
रक्षा और विदेश संबंधी मामलों पर बातचीत को करके संबंधों को बढ़ावा दिए जाने की दिशा में कार्य करते हैं। भारत द्वारा इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ भी 2+2 आधार पर वार्ता को बढ़ावा दिया गया था और अब रूस से इस प्रकार की वार्ता रूस के साथ संबंधों को आगे बढ़ाए जाने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 9 पे दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। यह केंद्रित है भारत मालदीव संबंध और सागर पहल से। भारत और मालदीव के बीच संबंध हाल के वर्षों में काफी उतार चढ़ाव से गुजरे हैं। इसके तहत पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन के काल में भारत मालदीव संबंधों में गिरावट देखी गई थी, जिसके तहत 2013 से 2018 में भारत की तुलना में अब्दुल्ला यमीन द्वारा चीन को अधिक प्राथमिकता दी गई थी। हालांकि 2018 के बाद से संबंध फिर से बेहतर हुए हैं, जिसमें निवर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के काल में भारत और मालदीव के संबंध बेहतर हुए हैं, जिसे हम विकासात्मक और रक्षात्मक सहयोग के रूप में देख सकते हैं। हालांकि मालदीव के मीडिया में इसको लेकर समय समय पर विरोध के स्वर भी उठते रहे हैं। इसके तहत यह व्यक्त किया जाता रहा है कि किस प्रकार से भारत मालदीव में रक्षा सहयोग के माध्यम से मालदीव को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास कर रहा है और इसी को लेकर अनेक बार मालदीव सोशल मीडिया पर इंडिया आउट कैंपेन भी चलाया जाता रहा है। हाल ही में भारतीय कमिश्नर के द्वारा इसका संज्ञान भी लिया गया था और मालदीव उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर इसके संदर्भ में कार्यवाही की जाने की बात भी कही गई थी। अब इस पूरे मामले में एक नवीन घटनाक्रम के तहत भारत के प्रधानमंत्री और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के द्वारा टेलीफोन पर वार्ता की गई है और इसके माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा दिए जाने पर बल दिया गया है। विशेष रूप से मालदीव और श्रीलंका जैसे राष्ट्र भारत के लिए हिंद महासागर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें विकास और समृद्धि को बढ़ावा दिए जाने के दृष्टिकोण से भारत का सागर सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है। सागर सिद्धांत अंग्रेजी के कुछ अक्षरों से मिलकर बना है, जिसका मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी हिंद महासागर क्षेत्र में संयुक्त आधार पर सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा। सागर पहल के तहत भारत मालदीव और श्रीलंका जैसे देशों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है ताकि हिंद महासागर तटवर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके और इसके माध्यम से आर्थिक और अन्य प्रकार के सहयोग को भी गहरा किया जा सके। इसके तहत भारत द्वारा सामूहिक कार्यवाही पर बल दिया गया है ताकि सतत विकास को और सामुद्रिक जुड़ाव को बढ़ावा दिया जा सके और इसी पहल के माध्यम से भारत चीन के बढ़ते प्रभाव को भी कम करने का सकारात्मकता के आधार पर प्रयास कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य क्षेत्र से है। यह संदर्भित है भारत में न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के बढ़ते बोझ से। हाल ही में द लैंसेट, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण पत्रिका है, उसमें एक ग्लोबल हेल्थ अध्ययन प्रकाशित हुआ है, जिसमें कुल बीमारियों के बोझ में विशेष रूप से भारत में गैर संचारी और चोट से संबंधित तंत्रिका संबंधी विकारों का योगदान बताया गया है और किस प्रकार से भारत में 1990 और 2019 के बीच दुगना से भी अधिक हो गया है। इसके चलते इस आंकड़े को प्रकाशित किया गया है कि किस तरीके से भारत में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चलते प्रतिवर्ष लगभग 7 लाख मौतें होती हैं, जो 2019 में भारत में हुई कुल मौतों का 7.4% है। भारत में हाल के वर्षों में न्यूरोलॉजिकल विकार काफी बड़े हैं, जिसमें सिरदर्द विकार, मिर्गी, सेरेब्रल palsy, अल्जाइमर, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की चोट काफी महत्वपूर्ण है और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से भारत हाल के वर्षों में गैर संचारी रोगों की भयावहता का सामना कर रहा है। यह जो अध्ययन है वह ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी 2019 का एक भाग है, जिसे इंडिया स्टेट लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर की संयुक्त पहल है और इसके माध्यम से हम इस बात को जान पाए हैं कि भारत को गैर संचारी रोगों पर भी कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण आलेखों की, जिनका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। यह संदर्भित है आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति के विविध निर्णयों से। हाल ही में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा विविध प्रकार के निर्णय लिए गए,
जिसके माध्यम से भारत में डेयरी और पशुपालन क्षेत्र के विकास में 9,800 करोड़ रुपए अगले 5 साल में खर्च किए जाएंगे, ताकि डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में 55,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया जा सके। इसके माध्यम से स्वदेशी गायों के साथ ही पशुधन स्वास्थ्य और अवसंरचना विकास को भी बढ़ावा दिया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार से आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय आयुष मिशन को भी अगले 5 सालों के लिए जारी रखने को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत अब इसे 2026 तक जारी रखा जाएगा और इस अवधि के दौरान 4,607 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं, ताकि आयुष पद्धति के माध्यम से भारत में विविध प्रकार की स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा सके। इसके संदर्भ में हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि सरकार द्वारा भारत में स्वदेशी शिपिंग कंपनियों को बढ़ावा दिए जाने के लिए एक सब्सिडी स्कीम की घोषणा की गई है, जिसके तहत विदेशी ग्लोबल टेंडर के लिए आवेदन करने वाली शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी दी जाएगी और इसके तहत स्वदेशी शिपिंग विकास के लिए अगले 5 साल में 1624 करोड़ रुपए सब्सिडी के माध्यम से दिया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार से आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जो निर्णय लिए हैं वह भविष्य में भारत में आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, जनमत संग्रह के 5 साल बाद भी ब्रेक्जिट यूके को विभाजित करना जारी रख रहा है, विश्लेषण करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर द्रुत शीतन प्रभाव के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप ब्रेक्जिट और यूके का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप ब्रेक्जिट को पृष्ठभूमि के साथ स्पष्ट करेंगे और इसके यूनाइटेड किंगडम पर पड़ने वाले प्रभाव की भी चर्चा करेंगे। इसमें आप आयरलैंड, स्कॉटलैंड आदि का उदाहरण देंगे और इसमें कुछ आंकड़े भी प्रस्तुत करेंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप द्रुत शीतन प्रभाव के सिद्धांत का सामान्य परिचय देंगे और इसके सिद्धांत को आप पृष्ठभूमि के साथ स्पष्ट करेंगे। इसमें आप कुछ हालिया उदाहरणों की चर्चा करेंगे, जैसे कि आप इसमें राजद्रोह का उदाहरण दे सकते हैं और भारत में इसके संदर्भ में कुछ न्यायिक निर्णयों को भी बताएंगे, जिसके तहत आप केदारनाथ सिंह वाद का उदाहरण दे सकते हैं। फिर आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस IAS हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।